की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सरकार ने जनगणना की व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस बार की जनगणना होने जा रही हरियाणा के अंदर। जनगणना का पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होगा। मकानों का सूचीकरण और आवास जनगणना की जाएगी। जनगणना के लिए प्रदेश को केंद्र से 200 करोड़ रुपए आवंटित भी हो चुके हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में जनगणना पर बैठक हुई। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? हरियाणा सरकार ने जो जनगणना की बात कही है, शुरू की जाएगी, व्यापक तैयारियां हो चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे तैयारियों में क्या कुछ हुआ है और जनगणना को लेकर किस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? देखिए सौरभ, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। हरियाणा जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई है। उसमें ये जानकारी दी है कि 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किया है, पहली किस्त दी है। दरअसल भारत सरकार ने जनगणना पूरे देश में कराने का फैसला सिद्धांतिक तौर पर ले लिया है और पीछे बात ये भी थी कि जातिगत जनगणना होगी। अब इसकी डायरेक्शंस क्या है, जातिगत कास्ट बेस्ड जनगणना होगी या उसके बिना होगी, वो अभी मेरे को लगता है डायरेक्शंस क्लियर नहीं है। लेकिन 1 मई 2026 से पहला चरण जनगणना का शुरू होगा। और एक खास बात यह सौरभ की डिजिटल जनगणना होगी। इस बार ऑनलाइन होगी, डिजिटल तरीके से, मैनुअल नहीं होगी। और 1 मई 2026 से पहला चरण शुरू होगा। इसका मतलब कई चरणों में हो सकती है, 2-3 चरणों में। तो अभी काम शुरू करने के लिए कहा गया है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आए हैं। पूरे देश में जनगणना होनी है। तो हरियाणा की जनगणना, जो मुख्य सचिव प्रशासन के सबसे बिग बॉस होते हैं, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई है, जानकारी दी गई है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स को ये ऊपर से हिदायतें दी जाएंगी कैसे क्या करना है, उस पर आज सारी चर्चा हुई है। 200 करोड़ की पहली किस्त दी गई है। और जातिगत जनगणना होगी या उसके बिना होगी, क्योंकि ये मामला संसद में भी उठा था। कांग्रेस भी मांग कर रही थी कि जातिगत जनगणना हो, फिर बीजेपी मान गई थी, लोकसभा में ये चर्चा हुई थी। तो फिलहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा में फिलहाल अभी बात करें तो 2 करोड़ 70 लाख के आसपास हरियाणा की आबादी है। 22 जिले हैं, 23वां जिला वाराणसी भी बना है। तो ऊपर से जो आदेश आएंगे मुख्य सचिव की तरफ से डिप्टी कमिश्नर, तो वो अपने स्टाफ से, क्योंकि जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया होते हैं, जिस तरह की जरूरत होगी यहाँ ड्यूटियां लगेंगी, कर्मचारी घर घर जाएंगे, डिजिटली ये जनगणना होगी। और इसके लिए लोगों को भी तैयार रहने को, कोऑपरेट करने को कहा गया है। देवेंद्र, लोग जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है जनगणना होगी तो दस्तावेजों में क्या कुछ प्रमुख रखा जा सकता है सरकार के द्वारा? क्या मापदंड हो सकते हैं? कौन कौन से पैरामीटर्स पूरे करने होंगे? आम लोगों को, उन लोगों को भी जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित हैं, वो तो करवा ही लेंगे डिजिटल, जो नहीं करवा पा रहे हैं, जिनके पास कुछ दस्तावेजों की कमी हो, क्या कुछ खास रहने वाला है, उसको लेकर भी थोड़ी आप जानकारी दें। देखिए सौरभ, जनगणना का मतलब ये है कि ठीक बात है आपकी, कुछ लोग अर्ध शिक्षित अनपढ़ भी होते हैं जो गांव में रहते हैं, उस तरह की कॉलोनियों में, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि सरकारी काम कैसे होते हैं, किस लिए जनगणना हो रही है। तो उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था तो रहेगी। लेकिन परिवार में कितने लोग हैं, परिवार का मुखिया कौन है, क्या आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, आपके नाम मकान, कितने मकान है, ये मकान जो है जहाँ वो जाएंगे किसके नाम है, इसके अलावा भी क्या आपका मकान है, घर में लोग कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट करते हैं, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं, घर में क्या क्या है, गाड़ी है आपके पास, फ्रिज, टीवी, सारी। क्योंकि जनगणना अब देखिए 10 साल बाद होती है, अब तो लेट हो रही है। 10 साल बाद जनगणना होती है। सरकार इतना हजारों करोड़ खर्च करती है, मैन पावर यूज होती है, बहुत सारा झंझट होता है। इतना बड़ा देश है, आप अब हमारी आबादी तो देखो चाइना से भी आगे निकल गई है। 140 करोड़ का देश है, जगह जगह एक एक घर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो जनगणना के काम में बहुत मेहनत, पैसा खर्च होता है, समय लगता है। तो कोई मतलब चूक न रह जाए, ये इंश्योर किया जाएगा। बात वही है कि परिवार के सदस्यों की जानकारी होगी, कोई बच्चे हैं, परिवार का मुखिया क्या है, क्या परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, जिस घर में रहते हो की रजिस्ट्री किसके नाम है, गाड़ी आपके पास है नहीं, सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट, कितने लोग काम करते हैं, आमदन कितनी, इस तरह की जो जरूरी चीजें। और सबसे बड़ी चीज मेरे को लगता है उसके डायरेक्शंस क्लियर करना जरूरी है। क्या जाति तो वैसे भी पूछी जाती थी पहले से, लेकिन अब इसको क्या अनिवार्य किया जाता है, आप किस जाति से संबंध रखते हैं, आपका धर्म क्या है, सारा डाटा इकट्ठा करना होगा। उसके बारे
में फिलहाल ये है कि तैयारी शुरू करने की बात हो रही है। डिटेल में मेरे को लगता है डायरेक्शंस आएंगी, इसके बाद समय समय पर दिशा निर्देश भी मिलते रहेंगे। आप देवेंद्र, इसी से जुड़ा एक सवाल है, वो सवाल बेहद अहम है, जो हरियाणा में सबसे ज्वलंत मुद्दा भी रहा है और उस मुद्दे के आधार पर सरकार बनी है और सरकार बिगड़ी है। आप भी जानते हैं, आप भी चर्चा करते रहते हैं हम लोग अक्सर। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हरियाणा सरकार के लिए एक चुनौती बने थे विधानसभा चुनाव के दरमियान भी और लोकसभा चुनाव के दरमियान भी। क्या इन दोनों को सरकार क्लैरिफाई कर पाई है? उस स्तर पर जो पैरामीटर्स रखे गए थे, जो लक्ष्य रखा गया था इनको बनवाने का, उनको पूरा किया जा चुका है? देखिए सौरभ, प्रॉपर्टी आईडी का हालांकि ये प्रोसेस चलता रहता है। देखिए किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी है, मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं उसको बेच देता हूँ, उसका मालिक प्रॉपर्टी आईडी मेरे नाम है लेकिन उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। जहां तक परिवार पहचान पत्र है उसमें मेरे को लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं और विषमताएं भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, क्योंकि हमने देखा था कि परिवार पहचान पत्र में जो लोग कर्मचारी मैनुअली गए थे करने, उन्होंने कईयों ने तो बिना पूछे, एक आदमी का मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते जी मैं 4 साल से बेड पे पड़ा हूँ, मेरी घर की स्थिति खराब है, और इन्होंने 6 लाख रुपए मेरी आमदन लिख दी, जाने कैसे लिख दी। वो हैंडीकैप था, मेरे को मिला जब परिवार पहचान पत्र की ये कैंप लगाए गए थे। वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अनाप शनाप चीजें भर दी गई, लोग भटकते रह गए। प्रॉपर्टी आईडी का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी, जहां जमीन पर प्रॉपर्टी है, ये प्लॉट है या मकान है या बिल्डिंग है या दुकान है, किसके नाम से है, ये प्रॉपर्टी आईडी होता है। प्रॉपर्टी आईडी मेरे नाम है, मैं कल इसको बेच दूं तो मेरा आईडी तो रहेगी, लेकिन ये आईडी उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, ये अलग चीज है। परिवार पहचान पत्र में बहुत सारी लोगों ने भी कमियां छुपाई है। मैंने अभी एक रिपोर्ट देखी, जैसे राशन मिलता है या पेंशन मिलती है, लोग एक बड़ा परिवार जो होता है वो 2-3 आईडी अलग से बना लेते हैं, परिवार छोटा दिखाने के लिए, ताकि एक ही घर में 3 जगह पेंशन उनको मिल जाए, 2 जगह मिल जाए। परिवार ज्वाइंट है लेकिन आईडी अलग अलग बनाते हैं, तो अपनी अपनी परिस्थितियां अलग हैं। और जो कर्मचारी होते हैं कुछ, उनकी तरफ से लैप्सेस होते हैं जिस वजह से गलतियां हुई। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी से लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी गए, चुनावी मुद्दा भी था ये। लेकिन प्रॉपर्टी आईडी पहले से ठीक है, मुश्किल तो थोड़ी सी अब भी है लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग भटक रहे थे। तो परिवार पहचान पत्र में उसमें पहले कुछ डाटा था, अब कुछ है। अगर ऊपर नीचे मानो आमदन हो गई तो उसका वो बीपीएल परिवार से बाहर आ जाएगा, बीपीएल परिवार में चला जाएगा, उनका राशन कट जाएगा, पेंशन कट जाएगी, इस तरह की दिक्कतें हैं। जब डाटा क्लियर ना हो, डाटा में मैनिपुलेशन हो, तो फिर इस तरह की पेंशन कट गई, राशन कट गया, वो लोग भटक रहे हैं। अब उनकी आमदनी जो मौजूदा उनका परिवार पहचान पत्र है उसमें डाटा कुछ है, पहले कुछ और था, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जी बिल्कुल, देखना होगा देवेंद्र। अब जो जनगणना की बात सरकार के द्वारा की जा रही, केंद्र के द्वारा जो हरी झंडी मिली है, उसमें सरकार की तैयारियां आगे आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलती है, बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।